ठीक है, अगली बार मैं ये लिंक थोड़ी चेंज कर दूंगा क्योंकि इसमें थोड़े से इशू आ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दूसरी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी उसमें ये बताया था कि डेटा को हमको डील करना है। डेटा दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा जिसमें एक तो दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट मतलब जो अलग अलग वैल्यू देता है, कंटिन्यूस मतलब जो कंटिन्यूस डेटा होता है। डिस्क्रीट के एग्जांपल मार्क्स ऑफ द क्लास, कंटिन्यूस मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिटी, एज नहीं अपना हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह से ये होता है कंटिन्यूस डेटा। हम निकालते मीन मीडियन मोड, ये ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, अब मेन जो आपको चीज है कि मीन मीडियन मोड को निकालते टाइम ये हमको कैलकुलेट करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस करी थी। अब मेन स्टार्ट करते हैं मीन से। तो सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है मीन। सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मीन होता है। ठीक है, तो मीन बेसिकली बेसिक फॉर्मूला यही है आपका कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन एक्स बार का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी में अगर मान लो फ्रीक्वेंसी वाला डेटा गिवन हो आपके पास और एक्सआई वाला डेटा गिवन हो, एक्सआई उसको कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या? समेशन एक्सआई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये आपका मीन आ जाएगा एक्स बार। ये सारी बातें आपको क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है? एनीवन बोलो जल्दी से। नो सर। ठीक है, इसके बाद मीन, 3 तरह की मीन जनरली हम पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, ज्यादातर तो इस चैप्टर में हमको अर्थमेटिक मीन के साथ ही डील करना है। ये दो चीजें हमें सीक्वेंस एंड सीरीज जहां पे पढ़ते तब हमारे पास आती है। तो यहाँ पे मैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, नॉर्मल डिस्क्रीट डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टिल मान लो xn है, इन सबका सम डिवाइड बाय n। हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है? सबका प्रोडक्ट x1 से लेके xn तक सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n। और सॉरी, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका होता है n, ये उल्टा हो जाता है, इसका n ऊपर आ जाता है, डिवाइड में आएगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन अप टिल 1/xn। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था हार्मोनिक मीन का। ठीक है, बाकी आप उनको जनरली इसके साथ ही डील करना है। ठीक है, यहाँ तक एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इनकी और भी होती है, जैसे मान लो आपके पास अर्थमेटिक मीन, जैसे मान लो एक्सआई मेरा डेटा है। ठीक है, इसका x1 x2 x3 इस तरह से डेटा, ध्यान समझना, x1 x2 x3 अप टिल xn में ये मेरा नॉर्मल डेटा था। इसका मीन निकाला तो x बार आ रहा है, इसका मीन निकाला तो क्या आ रहा है? x बार। तो अगर मान लो इस पूरे डेटा को मैं अगर a से मल्टीप्लाई कर दूं, सारे डेटा को क्या कर दूं? a से मल्टीप्लाई, ax1 ax2 सो ऑन अप टिल axn। अब जो नया मीन निकालूंगा वो क्या आएगा? पुराने मीन का। बताओ, a से मल्टीप्लाई करने पे नया मीन में क्या चेंज होगा? पहले अगर मीन x बार था, अब मीन क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? a टाइम्स x बार हो जाएगा, बोलो, है ना? तो अगर मान लो आप पुराने डेटा x1 x2 x3 अप टिल xn है, इसका अगर मीन है x बार, और इस पूरे डेटा में अगर आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया मीन क्या हो जाएगा? a टाइम्स x बार हो जाएगा। तो जनरल हम ऐसा बोलते हैं। और इसमें अगर मान लो कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, कांस्टेंट नंबर क्या कर दो? सब में ऐड, x1 प्लस बी, x2 प्लस बी, हर डेटा में बी बी ऐड कर दें, अगर पूरे जो एन डेटा है उसमें सब में अगर बी ऐड कर दे, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? ये सारी बातें बता रखी है, क्या डाउट है इसमें? जल्दी एक्सप्लेन करो। अगर हर टर्म में बी ऐड कर देंगे तो नया मीन क्या होगा? प्लस एन भी हो जाएगा मीन हाँ, में। प्लस बी हो जाएगा। नए मीन में सिंपली क्या कर दोगे? बी ऐड कर दोगे। नए मीन में सिंपली बी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। इसको जनरलाइज अगर मैं लिखूं, जनरलाइज ऐसे सोचो कि मान लो मेरे पास कोई डेटा था पहले एक्स आई के टर्म्स में, अब नया डेटा हो गया ए एक्स आई प्लस बी। नया डेटा क्या हो गया? एक्स आई, मान लो मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बी ऐड भी कर दिया, तो पुराना मीन अगर एक्स बार था, तो अगर डेटा में ए से मल्टीप्लाई करके बी ऐड कर दिया तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? न्यू मीन या फिर एक्स बार न्यू आपका हो जाएगा ए टाइम्स पुराना मीन प्लस बी, ए टाइम्स ओल्ड मीन प्लस बी। क्या ये बात समझ में आती है? बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़े बहुत अलग अलग वेरायटी कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो, ये जो चैप्टर है आपका जेई एडवांस में इस बार ऐड हुआ, तो देखो हर बार जब कोई नया चैप्टर ऐड होता है तो उसके अगले साल ये ऑब्जर्व किया जाता है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही। जैसे एक बार पहले, बहुत पहले मैट्रिसेस नहीं था, तो मैट्रिसेस ऐड हुआ था, तब उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आ गए थे नए नए। ठीक है, अब जैसे ये चैप्टर ऐड हुआ तो पॉसिबिलिटी है इस बार के क्वेश्चन अच्छे आएंगे, इस पे मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, चलिए
अब जैसे तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, कुछ बेसिक्स भी हैं, कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन भी है। आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उनको अटेम्प्ट करके देखते जाना है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आगे बढ़ते जाएंगे। आपको आज कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा घर के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। पढ़ लो एक बार इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया? देयर आर एन बैग्स, B1, B2, B3 अप टिल N, Bn। देयर आर एन बैग्स और हर बैग में अलग अलग बॉल्स है। बैग 1 में 3 बॉल है ना? बैग 2 में या फिर बीन 2 में 5 बॉल है। और क्या बोला गया? आरएथ बैग कंटेन आर मोर देन द प्रीवियस बैग। मतलब यहाँ पे जो आरएथ बैग होगा, 1 2 3 करके करते आरएथ बैग होगा, जो भी आरएथ बैग होगा उसके अंदर नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? जो अपना जस्ट प्रीवियस वाला है उससे आर ज्यादा। मतलब इसका जो प्रीवियस वाला होगा, प्रीवियस वाला कौन सा होगा? BR-1, इससे कितना ज्यादा होगा? आर ज्यादा। मतलब इसमें मान लो इसके प्रीवियस वाले में BR-1 बॉल है, ठीक है, यहाँ पे NBR-1 कर देता हूँ। इसके प्रीवियस वाले में मान लो NBR-1 बॉल है, जो भी बॉल है, ठीक है, उससे आर ज्यादा है। उससे कितनी ज्यादा है बॉल? आर ज्यादा है। तो बोला गया इसका मीन नंबर ऑफ निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, मतलब बेसिकली n। देख लो तो इसका मीन कैसे निकालें? देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और यहाँ पे इस तरह का टर्म बताया गया। ठीक है, आगे नहीं पता किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे तो 2 ऐड हो रहा है, उसके आगे कितना ऐड होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका मीन कैसे पता करें? एक तरीका तो क्या है कि हमको देखो मीन निकालना है, मतलब मीन नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। क्या करना है बताओ? सर इसकी जनरल टर्म क्रिएट करते हैं। वेरी फिर गुड, लास्ट जनरल, हाँ जनरल टर्म निकाल लो। मोर बॉल लेके जाती है पिछले विन से, मतलब हाँ, आर के टर्म्स में पता कर लो कि ज्यादा बॉल या फिर रखेगी। एन में पता कर लो कि एन में कितनी बॉल होगी। सर पहले में चलो ट्राई कर लो एक बार, फिर सिखाता हूँ। तीसरी में 8 होनी चाहिए, कर लो कोशिश एक बार। चौथी में 12 होनी चाहिए, मतलब इस टाइप का कुछ होगा, इतनी बनेगी कुछ। पहले ये पता करो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी। और उसके अलावा ये पता कर लो कि जो लास्ट बैग है उसमें कितनी बॉल्स होगी। अगर आपने ये पता कर लिया लास्ट बैग में कितनी बॉल होगी, फिर उस पर समेशन अप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी। ये करते हैं समेशन, जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई कर देता है, ऐसे ना जाता है, हाँ है ना? जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई करके क्या जाता है? ऐसे ना जाता है। तो अब यहाँ पे अगर ये पता कर लो कि जो लास्ट वाला बैग है उसमें नंबर ऑफ बॉल्स एन के टर्म्स में कितनी है, तो उस पर समेशन अप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी। तो इस लास्ट वाले बैग में कितनी बॉल्स होगी ये पता करो। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक्चुअली केवीपीवाई में आया हुआ था, ठीक है, वहीं से उठाया है। ठीक है, केवीपीवाई में ये चैप्टर रहता है और केवीपीवाई के लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको कंडीशन क्या गिवन है कि आरएथ बैग में जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो इसके जस्ट प्रीवियस वाले से आर ज्यादा है। इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, बी आर इक्वल टू BR-1 प्लस आर, ठीक है, अब इसका यूज करके मुझे ये पता करना है कि जिसके nth बैग में हो, लास्ट बैग में कितनी बॉल्स होगी। यहाँ के नंबर ऑफ बॉल्स अगर पता चले उस पर अगर समेशन अप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता चलेगी तभी जाके हम क्या निकालेंगे? फिर मीन वगैरह। ठीक है, मीन नंबर। करो कोशिश आप।
और ओवरऑल एवरेज बॉल कितनी होगी ये पूछा गया हमको, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल के फिर n से डिवाइड करना है। तो इसको, इस डेटा को कैसे यूज करें बताओ, इस डेटा को कैसे यूज करें bn निकालने के लिए, बताओ जल्दी, किसी ने किया है? हेलो, रिस्पॉन्स करो। अच्छा, सर एपी में आ रहा है, इसमें बॉल्स की नंबर है ना 3, 5, 8 ऐसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एपी क्यों होगा? शुरू सर के उसमें हर किसी में उतने बॉल्स फालतू है ना, तो जैसे कि पहले वाले में 3 है तो दूसरे वाले में उससे 2 ज्यादा है तो मतलब हो गए 5, अगले वाले में उससे 3 ज्यादा है तो हो गए 8, तो डिफरेंस सर निकालोगे मुझे तो 3 का डिफरेंस बढ़ता जा एपी रहा में है। आ रहा है। हाँ तो भाई ये सीरीज एपी में थोड़ी होगी। हाँ वो बोल सकते हो डिफरेंस एपी में, जैसे यहाँ पे क्लियरली बोला, इसको अगर उधर भेजोगे, देखो ध्यान से, बी आर माइनस बी आर माइनस वन इक्वल टू आर होगा, है ना? यस सर। ठीक है, अब इसमें आर की वैल्यू पुटअप कर जाते हैं एक एक करके। ठीक है, मान लो आर को आपने रखा 2, 2 से स्टार्ट करते हैं मान लो, तो आर को रखा 2 आपने, तो कितना हो जाएगा b2 माइनस b1 इक्वल टू 2, हाँ है ना? आप जो बोल रहे थे डिफरेंस एपी में आएगा, देखो फिर आर को रखा 3, तो आर को रखोगे 3 तो b3 माइनस b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, आर को रखोगे 4 तो b4 माइनस b3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और आर को रखेंगे n तो bn माइनस bn माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा n। क्या ये बात समझ में आती है? बताओ अब क्या करें, बताओ इनका क्या करें, इसको जल्दी बोलो। सर ऐड कर सर। ऐड कर देंगे ना, ऐड करने पे क्या होगा, देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का b3 माइनस का b3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, एक bn बचेगा और एक b1 बचेगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, एक bn बचेगा। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन का जो गिवन डेटा था उसके हिसाब से मैंने ये सब चीजें लिख ली है। अब मेरे पास फाइनली क्या बचा, bn माइनस b1 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ये एक तरह की एपी है अप टिल n, अप टिल n, इसका सम निकालना है। तो bn माइनस b1 कितना है 3 है, यस सर। b1 कितना है 3, 3 को उधर भेज देंगे अगर तो ये हो जाएगा, अच्छा माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल n। ठीक है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से अगर 1 निकालूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n, 1 से लेके n तक का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, हाँ है ना? इसमें से 1 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, प्लस का 2, क्या यही बचेगा? बोलो, ये आपका क्या है, bn आ गया, ये आपका क्या आ गया bn, मुझे क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या आ जाएगी अब बता दो, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या आ जाएगी, समेशन bn, है ना? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ bn, जैसे अपन एपी में भी निकालते हैं समेशन an करते तो ऐसे ना था सम ऑफ ऑल टर्म्स, वैसे समेशन bn हो जाएगा यहाँ पे। तो bn का समेशन मतलब n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगी। समेशन अप्लाई करना आता है, बोलो जल्दी से। यस सर। एन स्क्वायर प्लस n प्लस 4 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब समेशन अलग अलग चल जाएगा तो समेशन n स्क्वायर एडिशन में अलग अलग हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में समेशन n प्लस समेशन 4 और 1/2 बाहर। समेशन ऑफ n स्क्वायर जल्दी बता दो, n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। 6, वेरी गुड। समेशन n अभी आपको बताया था n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, समेशन 4 कितना हो जाएगा बोलो, 4n हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इसको n से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीन। क्या ये बात समझ में आई, बोलो बच्चों, सबको क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, चलिए अगला ट्राई करते हैं। मतलब थोड़े बेसिक क्वेश्चन इस तरह से करते जाएंगे, थोड़े इजी होंगे, थोड़े टफ लेवल के होंगे, थोड़े मीडियम लेवल के होंगे। ठीक है, अलग अलग वेराइटी मैंने मिक्स करी है, अलग अलग एग्जाम से, ओलंपियाड हो गई, केवीपीवाई हो गया, थोड़ा बहुत मेंस के क्वेश्चन ले लिए, इस तरह से क्वेश्चन मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे। आज पहला लेक्चर है, फिर जब इसका अगला लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। आज से मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कभी आपको बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36, if the two observation are deleted then the mean of the remaining observation। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर। फटाफट बता दो आंसर। x1 प्लस x2 अप टिल x50 का जो मीन है
वो कितना है 36 है। तो मीन कैसे निकलेगा, इन सबका सम डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 36। इसमें से दो ऑब्जर्वेशन 32 और 40 डिलीट कर दिए तो मीन क्या होगा, बच्चे होगा कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। थर्टी सिक्स 36। तो हाँ कैसे करें इसको, सर पहले सम समेशन की निकाल लो, वैल्यू निकालनी है 72 माइनस उसमें करके 72 दोबारा माइनस कर देंगे। डिवाइड कर लो सर 48 से। 50 को 36 से गुना करेंगे, 30 और 42 को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको 48 से डिवाइड करेंगे, आंसर है। देखो हाँ बेसिकली क्या है कि दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास हट गई है, तो सिंपल, आप इतना लॉजिक मत, इतना लेंदी एक्सप्लेनेशन इससे अच्छा, सिंपल क्या बोले, दो ऑब्जर्वेशन जो हट गई उनको हटा दो, क्योंकि ये अगर डिलीट हो गई तो इसको हमको नहीं लेना है फिर। तो बेसिकली जो टोटल सम था x1 से लेके x50 तक, जो टोटल सम था उसमें से हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन हटा दी, तो हम भी हटा देते हैं, तो 30 माइनस 42 कर देते हैं। 30 और 42 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जब दो ऑब्जर्वेशन हटा देंगे तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बचेगी, 48। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू मीन। क्लियर है, और इसका सम ऑलरेडी आपको पता है, ये कितना है 36 इंटू 50 है ना, इसका सम कितना हो जाएगा 36 इंटू 50। क्लियर है, सर बोलो। एक चीज क्लियर थी, एक ऑब्जर्वेशन 36 पे 6 कम थी, दूसरी 6 ज्यादा थी, मतलब मीन वही रहने वाला था। क्या कह रहे हो, सर एक बात और थी, अगर हम ऊपर देखते तो एक ऑब्जर्वेशन जो हटाई गई थी वो 36 से 6 कम थी और दूसरी 6 ज्यादा थी, हाँ मतलब मिला जुला के वही था। हाँ वही आएगा, मिला जुला के वही आएगा, सही है। लेकिन अगर मान लो आपके पास कुछ और आ जाए तो उसमें आप ये बेसिक अप्लाई करना। क्लियर है, 36 कम किया 36 ऐड किया तो ओवरऑल वो आएगा। ये ऑब्जर्वेशन भी आपको बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमको अगर मान लो कुछ और डेटा भी देता, आप सिंपल क्या कर लेना, सबका सम माइनस दोनों ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है सबको ये बात, बोलो जल्दी से। यस सर, वेरी क्लियर। चलो नेक्स्ट, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन इस तरह से गिवन है, 1 इंटू 3 इंटू 5 कॉमा 3 इंटू 5 इंटू 7, ये डॉट मतलब प्रोडक्ट में इस तरह से। लास्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। ये ऑब्जर्वेशन से इसका अर्थमेटिक मीन निकालना था। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं बताओ, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो। a प्लस बी बाय 2। अरे वो दो टर्म होती तो अर्थ, यहाँ पे ये n टर्म्स है ना, तो इन n टर्म्स का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, सबका सम अपॉन में n। सबका सम डिवाइडेड बाय n, सबका सम कर देंगे, डिवाइड क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो इसका सम कैसे निकालोगे, ऊपर का न्यूमरेटर बताओ जल्दी, इसका सम कैसे निकलेगा, जनरल टर्म बना के समेशन लगा के। जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई कर दो, बस सिंपल जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई कर दो, न्यूमरेटर का सम आ जाएगा। तो जनरल टर्म क्या है आपकी, जो लास्ट टाइम गिवन है यही है, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। इस जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई, ये सारे एपी में ऑलरेडी सीक्वेंस सीरीज में हमने कर रखे, राइट। जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, SN आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, बोलो बोलो। हाँ और उस SN को अगर n से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन। उस SN को आप n से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन थी, ठीक है, तो इसकी हमने जनरल टर्म को समेशन अप्लाई कर देगा तो इस सारे का सम आ जाएगा, इन सबका क्या आ जाएगा सम, और सम को n से डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या, सर 1/n का समेशन क्या होता है, 1/n का समेशन मतलब, अगर 1/n लिखा हो और समेशन हो तो आंसर बता पाते हैं, नहीं नहीं स्टैंडर्ड है क्या? नहीं बता पाते, नहीं, ठीक है। ये क्लियर है सबको, जल्दी Yes, बोलो। sir. ठीक है, आप बोलते रहा करो ताकि हम आगे बढ़ते रहे। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, खुद से बोलना है उसको जिसको भी डाउट आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली दो तीन सिंपल क्वेश्चन थे, ये अपने अप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेटेड मीन। वेटेड मीन कैसे निकालते हैं, सिंपल पहले फॉर्मूला देख लो। जैसे मान लो यहीं पे मैं बता देता हूँ आगे, जैसे मान लो कोई डेटा है xi, ऐसा डेटा है xi और उसका वेट है wi, ठीक है, x1 w1 x2 w2 और xn wn। तो इसका वेटेड मीन कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। वेटेड मीन जैसे अपन मतलब क्या होता है, जैसे वेट मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही है। तो क्या कर दोगे, x1 इंटू w1, जैसे xi fa करते हो तो समेशन xi wi डिवाइडेड बाय समेशन wi। क्लियर है, ये बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा।
इसका इसका प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट, इन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू आई। क्लियर है? ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूला समेशन एक्स आई एफ आई के साथ अप्लाई करते हैं वही वेटेड मीन के साथ अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं है, बस नाम यूज होता है कभी कभी वेटेड मीन। वेटेड मीन मतलब बेसिकली उसका वेट, वेट मतलब उसकी वैल्यू। ठीक है, चलो अभी ट्राई करो। जो बस एफ आई का फॉर्मूला है ना, सेम बस एफ आई की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। एफ आई के फॉर्मूले में एफ आई की जगह डब्ल्यू आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला द वेटेड मीन ऑफ द एन नेचुरल नंबर हुज वेट इज द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग नंबर। तो नंबर क्या है आपके नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टिल n, इनका वेट क्या गिवन है, करस्पॉन्डिंग स्क्वायर। जिसका 1 स्क्वायर है, इसका 2 स्क्वायर है, इसका 3 स्क्वायर है, इसका कितना है n स्क्वायर। तो बोला इसका वेटेड मीन निकालो। और अप्लाई। तो सर ऊपर क्यूब बन जाएंगे, नीचे स्क्वायर बन जाएंगे। ट्राई करो। सर सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन 2। ठीक है, गुड। तो सेकंड ईयर। आ रहा सेकंड सबका? ठीक है, बाकी लोग भी देख लो फटाफट। तो वेटेड मीन सिंपल यही, ज्यादा इसमें वो नहीं सोचना। तो कैसे किया आपने ये बताओ? सर इसकी जनरल टर्म ले ली, जनरल टर्म को आर ले लो और उसके जो वेटेड मीन था उसको आर स्क्वायर ले ले, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर आर क्यूब का समीशन बन जाएगा एन तक, अपॉन में आर स्क्वायर का बनेगा। वेरी गुड। जो कि जैसा कि आपको बताया कि जैसे आपने नॉर्मल करते हो वैसे ही यहाँ पे भी बस जनरल टर्म ले लोगे, बीच में जो भी टर्म आएगी क्या क्या आएगी, आर, उसका कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो बेसिकली हमको करना क्या है, समेशन एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई। तो बेसिकली क्या करना है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो बेसिकली आर इंटू आर स्क्वायर का समेशन करना है, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n। आया ना? बोलो। सर ये कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब का समेशन आपको पता ही है, आर क्यूब या एन क्यूब का समेशन क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, समेशन आर स्क्वायर। समेशन आर स्क्वायर भी पता ही है आपको, n plus 1 to n plus 1 by 6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देना। चलो ये वाला करो। बेसिकली इस बार डेटा को क्या गिवन है, इस बार डेटा को गिवन है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टिल n फैक्टोरियल। ये आपका डेटा है xi का। ठीक है, और इनके वेट क्या गिवन है आपको, फर्स्ट का वेट गिवन है 5, सेकंड का वेट गिवन है 11, इसका वेट गिवन है 19 और अगले का वेट गिवन है 29। लास्ट रहेगा पता नहीं है। तो ये है वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड मीन का फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया था, समेशन xi इंटू डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू आई। मतलब इनका प्रोडक्ट का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू आई। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 29, ये तो पता ही है। यहाँ पे क्या आएगा वो तो पता नहीं है मुझे, और आर एच के लिए क्या आएगा वो भी नहीं पता। तो कैसे निकाले इसको, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको जनरल टर्म पता थी, पिछले क्वेश्चन में आपको क्या पता था कि आर का वेट क्या है, आर स्क्वायर है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आर क्यूब, फिर उस पर समेशन अप्लाई कर दिया। आया ना? सर ये जो हमारी ओमेगा है ना, मतलब W है जो, वो ऐसे है ना कि जैसे सीरीज में कुछ कुछ बढ़ रहा है, जैसे पहले 6 बढ़ा है, फिर हमारा 8 बढ़ा है, फिर 10 बढ़ा है। हाँ, इनका डिफरेंस एपी में है। डिफरेंस एपी में। हाँ, तो ये सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका जनरल टर्म पता करना पड़ेगा। तो देखो 5
11, 19, 29 सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। आर पे क्या होगा ये मुझे पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन मैंने जब इनका डिफरेंस निकाल के देखा, इनका डिफरेंस जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10, तो डिफरेंस एपी में आ रहा है, तो इसका आरएच टर्म कैसे निकालोगे? जब डिफरेंस एपी में आ रहा है तो एक सीरीज है एक तरह की, इस सीरीज का जनरल टर्म कैसे निकलेगा? सर एक बार इसको खिसका के आगे लिख देंगे, फिर वहां हाँ, से very good. सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेरी गुड, यही तरीका होता था, हमने ऑलरेडी वहां पे सीक्वेंस सीरीज में सीखा था, सीरीज पढ़ाते टाइम Yes, sir. इस पूरे के सम को हम क्या लिख देते हैं, इस मान लो ये लास्ट वाला टर्म आपका nth टर्म है, लास्ट वाला टर्म क्या है nth टर्म, इस पूरी सीक्वेंस को s लिख देते हैं, इसका सम क्या मान लेते हैं s, इस पूरी सीक्वेंस का सम क्या, इस पूरी सीरीज का सम क्या मान लिया s मान लिया। अब इसी s को वापस से बस एक शिफ्ट करके लिख देते क्योंकि डिफरेंस मुझे लेना है, तो इसको यहाँ पे लिख दिया, इस 5 को यहाँ पे लिखा, 11 को यहाँ लिखा, 19 को यहाँ लिखा एंड सो ऑन, tn के पहले वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा और tn जस्ट आगे आ जाएगा। तो बेसिकली क्या करा, इस पूरी सीरीज को एक आगे शिफ्ट करके लिख दिया क्योंकि मुझे इसका डिफरेंस पता है, डिफरेंस इसका अच्छा दे रहा है। तो अब जब मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका भी माइनस, और ये s माइनस एस कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो ऐसा कैसे उतर जाएगा। अब देखो 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 कितना होगा 6, 8, 10, इस तरह से चलता जाएगा, और ये वाला टर्म आएगा माइनस ऑफ -10. तो बेसिकली ये एक एपी बन गई, क्या बन गई एपी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बोलो, यहाँ से लेके यहाँ n तक -1. n-1 टर्म्स है, तो n-1 टर्म्स में ये एपी का क्या लगाना है, सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से tn आ जाएगा, आया ना। Yes, sir. और ये देखो ये माइनस tn उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस tn, ये माइनस tn उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस tn, तो माइनस tn उधर जाके प्लस tn हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 5 प्लस सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या होता है n/2, n क्या है n-1/2, 2a फर्स्ट टर्म क्या है 6 प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह n-1 इंटू -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, इस सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर, ठीक है। तो यहाँ से tn का टर्म आपका पास फाइनल कितना आ जाएगा 5 प्लस, कर लोगे सॉल्व, ये देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, ये 2 के साथ ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बचेगा 6 माइनस 2, तो n+4 बाहर है ब्रैकेट में n-1 और ब्रैकेट में क्या बचेगा n+4, ठीक है। तो ये आपका tn आ गया, ये आपका क्या आ गया tn, क्या यहाँ तक समझ में आया। Yes, sir. तो बेसिकली सबसे पहले मैंने जनरल टर्म निकाल लिया, सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया जनरल टर्म। अब बताओ क्या करेंगे, अब समीशन अप्लाई कर देंगे। हाँ Yes, सर, sir. लेकिन एक्स्ट्रा क्या करें? ऊपर तो पता ही है ना आर फैक्टोरियल, नहीं मतलब इसको W से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको समीशन क्या निकलेगा? देखो ये तो अपना W का हमने निकाल लिया जनरल टर्म, ये हमने क्या निकाल लिया W का जनरल टर्म, तो एक तो नीचे समेशन WR तो आ जाएगा, समेशन WR आ जाएगा, आया ना, Yes, sir. ठीक है। हाँ सर, अब ऊपर वाला कैसे निकालोगे, सर इसकी कुछ टर्म्स दे रखी हैं और आगे जो n फैक्टोरियल और ये मल्टीप्लाई कर देंगे tn. हाँ n फैक्टोरियल इसको मल्टीप्लाई, देखो या तो इस पे समेशन अप्लाई करना है, समेशन हमको क्या निकालना है xi इंटू WI का, समेशन किसका निकालना है xi इंटू WI, तो xi मतलब जैसे मान लो कोई भी जनरल लिखना है XR इंटू WR कुछ भी लिखना होगा मान लो, n फैक्टोरियल आएगा और WR भी मेरे पास पता है ये n फैक्टोरियल इंटू दिस, फिर उस पे समेशन अप्लाई करना है। दोबारा सर नहीं समझा। देखो कुछ भी नहीं है ज्यादा टफ, देखो यहाँ तक समझ में आया, Yes, sir. हाँ ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। बेसिकली क्वेश्चन में हमको डेटा गिवन था और उसका वेट गिवन था, लेकिन वेट हमको सिर्फ शुरू की 3 टर्म का ही गिवन था, आगे की टर्म का वेट गिवन नहीं था, तो आगे की टर्म का वेट हमने जनरल टर्म के टर्म्स में निकाल लिया। तो बेसिकली क्या करा हमने, ये 1 फैक्टोरियल का वेट 5 था, 2 फैक्टोरियल का वेट 11 था, इसका ये था, सो ऑन अप टिल बीच में कहीं ना कहीं r फैक्टोरियल आएगा और लास्ट में क्या आएगा n फैक्टोरियल। तो हमने ये पता कर लिया जो लास्ट टर्म n फैक्टोरियल है वो उसका वेट ये आएगा, ये सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा n² प्लस 3n
+1 चेक कर लेना, है ना, ठीक है। n² + 3n + 1 टाइप से है, राइट। तो इसका RH टर्म क्या आएगा, R² + 3R + 1 आया ना, बोलो। हाँ सर। सर Yes, sir. +4 आए, +6 आ जाएगा ना, +1 5 भी तो है। अरे -4 + 2 है ना, Yes, sir. चेक करो अच्छे से। तो R² + 3R + 1 और NHM का आएगा ये। अब बेसिकली मुझे क्या निकालना है, समेशन, ऊपर लिख रहा हूं मैं, वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक आता है समेशन xi × wi। तो ये निकालने का तरीका कितना हो जाएगा, समेशन, चाहे तो यहाँ पे xi की जगह r लिख लो, r गोइंग फ्रॉम 1 से लेके n, इसका समेशन निकालना है। xr × wr, r गोइंग फ्रॉम 1 to n, xr कितना है, r फैक्टोरियल, wr कितना आ रहा है, r² + 3r + 1, r गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब इस समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस समेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, चलिए ट्राई करते सर हैं। आर फैक्टोरियल का भी कुछ होता है कि समीशन में अलग से? नहीं, इसको अपन को टर्म्स को लिखना पड़ेगा एक एक करके, ताकि वो चीजें सिंप्लीफाई हो, कैंसिल आउट हो। एक सेकेंड, मैं इसमें थोड़े पेज ऐड कर देता हूँ। चलो देखो ध्यान से, उसको वापस लिख रहा हूं मैं। समेशन हम निकालना चाह रहे हैं xi × wi, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, कितनी आई थी, r² r फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर r² + 3r + 1। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कुछ ऐसा सिमेट्रिकल डिफरेंस में अगर क्रिएट हो जाए, ताकि समेशन अपने अप्लाई करने पे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए, मेरे पास फाइनली वो टर्म आ जाए। ऐसा कुछ क्रिएट करने की हम कोशिश करेंगे, मतलब डिफरेंस के टर्म्स में, ताकि डिफरेंस में जैसे टर्म्स कैंसिल होती है एक एक करके, ऐसे ऐसे कैसे, तो फाइनली अगर मेरे पास 2 टर्म बचेगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, हेलो आवाज आ रही सबको, यस सर। Yes, sir. इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए देखो क्या करते हैं हम, कोशिश देखो आर फैक्टोरियल का समेशन नहीं पता मुझे, आर फैक्टोरियल का फिलहाल समेशन मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस क्रिएट करना है तो ब्रैकेट के अंदर ही एक एक्स्ट्रा +1 और -1 कर रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया, +1 और -1। अभी भी क्वेश्चन में कोई चेंज तो आया ही नहीं, फिर मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा +1 किया और एक -1 किया। अब इस आर फैक्टोरियल को अलग अलग कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब इस आर फैक्टोरियल को जब आप अलग अलग करोगे, तो देखो यहाँ पे आएगा समेशन आर फैक्टोरियल, एक ब्रैकेट तो क्या आएगा, r² + 3r + 1 + 2, और दूसरा क्या आ जाएगा, समेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ आर फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आया क्या, जल्दी बोलो, बोलो सर। बच्चों। एक +1 किया, एक -1 किया, फिर अलग अलग कर दिया। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक क्या, हाँ है ना। No, sir. इसके फैक्टर क्या तो होंगे, फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? हाँ इसके फैक्टर क्या होंगे, जल्दी बोलो। डिफरेंस किया क्या, अब देखो इसका फैक्टर बन जाएंगे, बताओ। r+1 r+2 आया ना। देखो ये सब क्वेश्चन में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि स्टैंडर्ड को जनरल ऐसा तरीका, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। +-1 किया तो यहाँ पे देखो अपना फैक्टर बन गया। अब बताओ ये क्या है, सर ये किसका, ये प्रोडक्ट क्या है, इन ये तीनों r+2 का होल फैक्टोरियल है। r+2 का फैक्टोरियल ये, हाँ है ना। हाँ सर। r+2 का क्या है, फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे r+2 का फैक्टोरियल क्रिएट हो गया, यहाँ पे r फैक्टोरियल क्रिएट होगा। अब देखो मेरी टर्म्स एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने लिखा फर्स्ट टर्म, समझा रहा, ये हम क्या निकाल रहे हैं, समेशन xi wi, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया समेशन r+2 फैक्टोरियल, और ये इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, बताओ। r को 1 रखोगे, r को 1 रखने पे देखो क्या क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल, क्लियर है। फिर t2 सेकंड टर्म क्या आएगी, 4 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। t3 3 रखोगे तो 5 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में, बोलो। इस थोड़ी जगह कम पड़ गई, इस तरह से आगे ठीक है, आगे गए आगे गए आगे गए। 2 टर्म और लिख देता हूँ। सेकंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, बताओ। tn-1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, tn-1 +1 +2, तो कितना हो जाएगा ये, बोलो। +1 n+1 फैक्टोरियल माइनस -1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल, क्लियर है। tnth टर्म क्या आ जाएगी, n r की जगह n रख देंगे, n+2 फैक्टोरियल -n फैक्टोरियल। इस तरह से टर्म्स आगे बढ़ती है। अब देखो कैंसिल आउट कैसे हो रही है, देखो ध्यान से। ये वाली टर्म
इसके एक छोड़ के इसके साथ कैंसिल हो रही है, हाँ है ना, बोलो। यस सर। वैसे फिर ये वाली टर्म इसके एक छोड़ के उसके साथ कैंसिल होगी, बोलो। फिर ये वाली टर्म उसके एक छोड़ के उसके आगे वाले के साथ कैंसिल होगी, इसे ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ये वाली इसके जस्ट पहले, इसके एक छोड़ के इसकी पहले वाली टर्म इसको छोड़ के इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, हाँ है ना, ठीक है। अब हाँ, इस तरह से आपके पास टर्म्स बचेगी। तो आपको फाइनली ये देखना होगा कि फाइनली मेरे पास इन सबका सम, बेसिकली इन सबको क्या कर ऐड करना है, इन सबका एडिशन करने पे फाइनली जो एसएन बचेगा आपके पास वो क्या बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कोशिश करना है, ऐसे टर्म्स को लिखते जाना है और अल्टीमेटली किस तरह से टर्म्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, आखिरी में आपके पास एन के टर्म्स में एसएन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसएन। तो मेन यहाँ पे सिखाने का तरीका ये था कि एक तो ये आर फैक्टोरियल अगर इंट्रोड्यूस होता है तो पहले तो आपको देखो वेटेड मीन कैसे निकाला, एक्स आई एफ आई, जनरल टर्म निकाल लिया, फिर उसका एक्स आई एफ आई कर दिया, एक्स आई डब्ल्यू आई, उसका समेशन अप्लाई किया, अलग अलग ब्रेक किया, टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। अब सिमेट्रिकली जैसे जैसे टर्म्स कैंसिल आउट होते जाओगे आपका काम हो जाएगा। क्या है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह समेशन डब्ल्यू आई भी निकाल लेना, क्या निकाल लेना, समेशन डब्ल्यू आई। समेशन डब्ल्यू आई तो डायरेक्ट क्या करना है, इस पे समेशन अप्लाई कर देना, ठीक है। इस पे समेशन अप्लाई करोगे समेशन डब्ल्यू आई, वो तो आसान है। वो दोनों को फिर क्या करना है, डिवाइड, दोनों को फिर क्या करना है, डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। तो सर बस मैं अभी ये पता करूं इसके लिए कि इसमें कौन कौन सी टर्म बचेंगी और उस पे समीशन लगाने की कोशिश करूं। हाँ, जो भी टर्म्स बचेगी उसका बस एडिशन करना, फाइनली आपको इन सारी टर्म्स का क्या करना है, ऐड करना है। फाइनली सारी टर्म्स का क्या करना है आपको, एडिशन। तो एडिशन में आपके पास जो जो भी टर्म्स बचेगी बस वो देख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इससे आपको इसकी समेशन की वैल्यू आएगी और उसकी समेशन की वैल्यू आएगी, दोनों को क्या कर देना, डिवाइड। तो ये आपका वेटेड मीन था। सिंपल 2 क्वेश्चन का मैंने करा है, घर पे एक बार और ट्राई कर लेना, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये वेटेड मीन था, ये अर्थमेटिक मीन था, कैसे अर्थमेटिक मीन निकालना है। इसके अलावा जो नॉर्मल, आप मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास जैसे एक फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि अगर मान लो डिस्क्रीट नॉर्मल डेटा आता है समेशन xi बाई n, ये एक मीन का फॉर्मूला होता है, समेशन xi बाई n। फ्रीक्वेंसी के साथ फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fi इंटू xi बाई n, ठीक है। ये दो एक फॉर्मूला होता है। लेकिन जब डेटा कंटिन्यूस होता है, जब डेटा कंटिन्यूस में आ जाता है, इंटरवल के टर्म्स में, सॉरी इंटरवल के टर्म्स में अगर डेटा आता है जैसे 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करते करते मान लो 70 से 80 डेटा है, ठीक है। और इसकी ये है, और इसकी कोई ना कोई क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कुछ ना कुछ क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका हम xi कैसे निकालते थे, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो इसका xi कितना आएगा, 30 डिवाइड बाय 2 15, फिर 10 ऐड करते जाओ तो 25 एंड सो ऑन। अब फिर क्या करते, समेशन xi fi इनटू दिस। इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी होता था, कभी अगर ये डेटा लार्ज आता तो हम शॉर्टकट मेथड क्या अप्लाई करते थे, क्या निकालते थे इसमें, अज्यूम मीन निकालते थे, ui। यस सर हाँ, ui को हम क्या लिखते थे, xi माइनस कोई अज्यूम मीन डिवाइड बाय h, है ना। एक यूआई का टर्म हम क्रिएट करते थे, क्या, इस xi में से कोई भी एक टर्म, मिडिल का टर्म कोई भी एक ले लो, जो भी मर्जी ले सकते हैं वैसे तो, कोई भी एक टर्म मिडिल का ले लो, उसमें से xi में से एक को सब्सट्रैक्ट कर दो, और ये जो गैप है h कितने का है, 10 का गैप है, 10 से सबको क्या कर दो, डिवाइड। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यूआई आएगा। ये थोड़ा डेटा क्या होता है, आसान होता है। फिर इस यूआई को इस fi से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस यूआई को जैसे हम यूआई xi इंटू यूआई कर रहे थे, सॉरी xi इंटू fi कर रहे थे, अब xi की जगह क्या यूज कर लेंगे, यूआई कर लेंगे। क्लास 10th में सब था आपको, अज्यूम मीन मेथड, आया ना, याद आ रहा है। फिर इसका फॉर्मूला बताओ, मीन का फॉर्मूला क्या था इस मेथड से, a माइनस समेशन fi ui अपॉन में। देखो समेशन xi की जगह क्या आ जाएगा, ui इंटू fi बाय समेशन fi। अब देखो यहाँ पे h से यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, h से यहाँ पे क्या किया, डिवाइड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे a को सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे a को क्या कर देंगे, ऐड। ये आपका मीन आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, मीन। क्लियर है सबको, समेशन xi ui अपॉन समेशन, सॉरी xi fi अपॉन समेशन fi इंटू h प्लस a, तो ये आपका मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, क्लियर है, बोलो। ठीक है, जिसको याद नहीं हो 10th की बुक उठा के देख लेना एक बार, 10th में था ये आपको। कंबाइन मीन, अब देखो कंबाइन मीन क्या होता है, जब दो अलग अलग डेटा होता है, जैसे मान लो मेरे पास 2 सीरीज है, ठीक है, मेरे पास 2 तरह की सीरीज है, उन दोनों का कंबाइन मीन अगर निकालना, जैसे मान लो एक सीरीज है जिसमें डेटा है x1 x2 अप टिल मान लो xn, ठीक है, एक सीरीज ये है जिसमें n डेटा है। दूसरी सीरीज है मान लो जिसमें एक और है मान लो y1 y2
अप टिल वाई एम, एम तक डेटा है। इनका कंबाइंड मीन निकालना है। इनका क्या निकालना है? कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे? इसका और इसका टोटल एडिशन डिवाइडेड बाय m प्लस n, आया ना? ठीक है, इसका और इसका समेशन पूरा xi प्लस समेशन पूरा yi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? n, यहाँ पे कितनी टर्म्स है? m, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगे? n प्लस m। समेशन xi कितना होगा? इसका समेशन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू उसका मीन, प्लस इसका समेशन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू उसका मीन डिवाइडेड बाय m प्लस n, है ना? बेसिक फॉर्मूला ये, क्लियर है? वेट कंबाइंड मीन, क्या बात समझ में आती है? कंबाइंड मीन मतलब कुछ भी नहीं, टोटल एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल सम का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n1 x1 बार प्लस n2 x1 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। x1 बार क्या है? पहले वाले का मीन, x2 बार क्या है? सेकंड वाले का मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करो। तो सर इसमें मेरे को टोटल वाला कंबाइंड मीन दे रखा है और एक ईयर 11 महीने तक का दे रखा है, उसमें एक महीने का मीन निकाल लूं। हाँ, सोचो थोड़ा सा, जल्दी बताओ, एक बार ट्राई कर लो, जो भी तुमको दिमाग लगता है, फिर मैं सिखाता हूँ। अपनी तरफ से जो तुमको सोचना आता, जल्दी सोच लो। The monthly sale for the first 11 month of a certain year, certain salesman is rupees 12,000। बस वो लास्ट मंथ इलनेस के कारण मतलब जा नहीं पाया होगा, ठीक है। एवरेज सेल ऑफ द होल ईयर, तो उससे एवरेज उसका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, 11,375 हो गया, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द सेल ड्यूरिंग द लास्ट मंथ वाज, कर लो कोशिश। इसमें हम कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे? सर कंबाइंड मीन हमारा 11,375 रुपए होगा। वेरी गुड। 11 महीनों में 12,000 कमा लिए और एक महीना एक्स ही कमा पाया और अपन में 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं, तो एक्स आ शुरू जाएगा। देखो, यहाँ पे दो है, n1 n2, फॉर्मूला क्या है? n1 n2, और एक का मीन है x1 बार, दूसरे का मीन x2 बार। और कंबाइंड मीन हमें पता है कि 12 महीने का कंबाइंड मीन कितना हो गया? 11,375, ठीक है, ये कंबाइंड मीन है। तो दो तरह की मीन, शुरू में हमको क्या बोला कि 11 की बन, तो शुरू के नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 11, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 11, वहां का मीन कितना निकल के आ रहा? 12,000। और लास्ट के मंथ के लिए तो लास्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 1, वहां का मीन कितना रहा वही हमें पता करना है, आया ना? यस सर। और कंबाइंड मीन हमको पता है कि दोनों ओवरऑल कंबाइंड मीन ये आ गया, दोनों का कंबाइंड मीन क्या आ गया? ये आ गया। तो फॉर्मूला सिंपल अगर अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही फॉर्मूला
n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। देखो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो, इसलिए बताया n1 पता है, n2 पता है, x1 बार पता है, ठीक है, x2 बार यहां से निकल जाएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से कर लेना। नेक्स्ट अब ट्राई करो ये वाला। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो एक बार। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन एंड अ वुमेन इज 30 ईयर। द एवरेज एज ऑफ मैन इज 32 and that of the woman is 27. Then percentage of women in the group is, एक बार कोशिश करो खुद से, अच्छा क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द ग्रुप। अच्छा परसेंट, पहले मुझे ये बताओ फाइनली जो पूछा गया उसके लिए क्या क्या मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो परसेंटेज वुमेन का फॉर्मूला क्या होगा? एक ग्रुप में जिसमें मैन और वुमेन दोनों है, तो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन अ ग्रुप कितना हो जाएगा? बताओ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बोलो। सर नंबर ऑफ वुमेन अपॉन में टोटल जितने भी लोग हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। नंबर ऑफ वुमेन अपॉन टोटल, टोटल मतलब मैन प्लस वुमेन है ना, Yes, sir. इंटू 100। बेसिकली मुझे ये रेशियो निकालना, नंबर ऑफ वुमेन अपॉन मैन प्लस वुमेन इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज निकालना। आप सोचो, और बताओ कितना आंसर आएगा? 40%। 40%। ओके, वेरी गुड। चेक करते हुए इसका आंसर पता नहीं मुझे, बस ये क्वेश्चन अच्छा था, इतना ध्यान था। चलिए ओके नेक्स्ट। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 30 ईयर। ये क्या गिवन है, ये बताओ। Combined mean. Combined mean. कंबाइंड मीन, वेरी गुड। मैन और वुमेन का कंबाइंड मीन हमको गिवन है, तो कंबाइंड मीन इसको एक्सी से डिनोट कर देते हैं। कंबाइंड मीन आपको गिवन है कितना? 30 इयर्स। कंबाइंड मीन कितना गिवन है? 30 ईयर। द एवरेज एज ऑफ द मैन इज 32, तो ये मैन का एवरेज गिवन है, तो मैन का एवरेज मीन आपको कितना गिवन है? 32। वुमेन का एवरेज मीन कितना गिवन है? 27। क्लियर है यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता नहीं है कि नंबर ऑफ मेंस कितने, नंबर ऑफ वुमेन कितनी है। तो कंबाइंड फॉर्मूला हमको पता है, तो चलिए अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कंबाइंड फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। इस कंबाइंड मीन का अगर फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया तो देखिए अप्लाई करने के बाद क्या क्या वैल्यू आएगी। ये 30 रख दिया। ये सारी छोटी छोटी चीजें एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल एक बार अगर आपने सॉल्व कर तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते तो हम कर सकते हैं। भले ये बेसिक एग्जांपल है लेकिन काफी अच्छे एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ, मेन वाले प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर लेते हैं हम। प्रैक्टिस नहीं वो तो आप कर ही लेना, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले करा रखे हैं क्रैश कोर्स में, पुरानी पीडीएफ उठा के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन और मैन और वुमेन है, तो नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमेन को मान लो W और M मान लिया मैंने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? M प्लस W, और ऊपर फॉर्मूला में अप्लाई कर देना 32 इंटू M प्लस 27 इंटू W इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 30M प्लस 30W इक्वल टू 32M प्लस 27W। तो बेसिकली मुझे कैसे भी करके मैन और वुमेन का रेशियो निकालना है। रेशियो निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसको इधर उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स W इक्वल टू 2 टाइम्स M। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास एक रेशियो क्या आ गया? कोई भी एक रेशियो W अपॉन M का रेशियो कितना आ गया? 2/3। W अपॉन M का रेशियो कितना आ गया? 2/3। अब मुझे ये निकालना था, तो ऊपर क्या करें? ऊपर नीचे M से डिवाइड कर दें, बोलो। ऐसे डायरेक्टली पुट कर लो सब। ऊपर नीचे M से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा दिस। अब वैल्यू पुट अप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 40% आ रहा है? Yes, sir. 40. हाँ सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलिए सेम क्वेश्चन एक और मैंने दिया है, ये आप घर पे आप ट्राई कर लेना। सेम, बस गर्ल्स और बॉयज के बारे में क्लास में बोला है और इसका ऐसे पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
ये सब हमने छोटे छोटे क्वेश्चन हमने किए। हाँ सर। अब थोड़े बहुत मेंस के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया आपके लिए, जो पिछली बार मैंने कराए थे। ये बस हल्का हल्का हिंट दूंगा और आगे बढ़ते जाएंगे। जेई मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था कि इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 20 स्टूडेंट इन टेस्ट आर गिवन, एक क्लास में 20 बच्चे, उसका मार्क्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। मतलब मार्क्स अगर ये है 2 3 5 7, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सआई आपका क्या गिवन है 2 3 5 7, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन, और मीन पूछा गया है। तो सबसे पहले होता है एक्स कैसे निकालोगे, जल्दी से एक्स कैसे पता करेंगे? सबका सम सर समेशन एफआई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाँ, समेशन एफ आई को 20 से इक्वेट कर दोगे, वेरी गुड। समेशन एफ आई को 20 से इक्वेट कर दोगे, यहाँ से एक्स आ जाएगा। एक्स आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता, एक्स आई पता, तो मीन आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था 19 में। नेक्स्ट ये वाला, द मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन इज 75। बोला कि 30 ऑब्जर्वेशन का मीन 75 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर लैम्डा एंड देन ईच ऑफ देम इज डिक्रीज बाय 25, द मीन रिमेन्स द सेम। तो ये वही टाइप का क्वेश्चन हो गया कि a टाइम्स एक्स आई प्लस बी टाइप, ऐसा कुछ किया तो नया मीन क्या आता है वो आपको पता ही है। तो मान लो पुराना, हाँ पुराना, वेरी गुड, पुराना मीन मान लो एक्स बार है, पुराना मीन क्या है एक्स बार। तो क्वेश्चन के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, न्यू मीन क्या होता है, न्यू मीन हो जाता है a टाइम्स ओल्ड मीन प्लस बी, है ना। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि नया मीन और पुराना मीन सेम है, नया मीन और पुराना मीन क्या है, सेम। तो ये मान लो एक्स है, काई से मल्टीप्लाई किया लैम्डा से, तो ये भी x है, और क्या डिक्रीज किया 25, तो -25, क्या डिक्रीज किया -25। क्या यहाँ तक समझ में आया? सर हर टर्म में से 25 डिक्रीज कर लिया ना। हाँ, हर टर्म में से 25 डिक्रीज किया, तो टोटल क्या हो जाएगा, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा -25। ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, न्यू मीन में माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब मीन कैसे निकालेंगे, 30 ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन इज 75, मीन हमको गिवन है, ऐसे करेंगे, बोलो। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मीन ऑफ द 30 ऑब्जर्वेशन इज 75। इससे देखो आंसर आ रहा है क्या? कितना आ जाएगा ये, 4/3। ये आ रहा था क्या? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। इसके बाद मीडियन, मीडियन मतलब आपकी होती है मिडिल टर्म। मीडियन मतलब क्या होती है, मिडिल टर्म। तो अगर मान लो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उस इस बात पे वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो एक मिडिल टर्म आएगी। वो मिडिल टर्म कौन सी होगी, इसमें क्या कर दोगे, n+1 डिवाइड बाय 2h टर्म, आया ना, बोलो। अरे पता है ना ये सब चीजें। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगी, एक तो n/2 वाली टर्म, और इसके जस्ट आगे वाली n/2 + 1h वाली टर्म। ठीक है, ये दो मिडिल टर्म आएगी। तो इनका मीडियन कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज। इनका मीडियन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। क्लियर है? यही आपका यहाँ पे तो मीडियन एक ही आएगा, n+1h/2 टर्म, इसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वाली टर्म यहाँ पे मिडिल टर्म आ जाएगी। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगी, उसका मीडियन कैसे निकालोगे, दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय 2। ये कब, जब नॉर्मल डेटा हो, डिस्क्रीट x1 x2 x3 इस तरह से। लेकिन अगर मान लो कंटिन्यूस डेटा आ गया क्लास इंटरवल के टर्म्स में, तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। कंटिन्यूस टर्म आ गया जिसमें इंटरवल्स गिवन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट वगैरह, तो उसमें मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ। L + n/2 - c वेरी गुड, n/2 - cf अपॉन में into h। यहाँ पे क्या है, n कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, L मतलब मीडियन क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी। जो मीडियन क्लास होगी उस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, सॉरी उस मीडियन क्लास का L क्या है, लोअर लिमिट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, मीडियन क्लास के ऊपर वाले की, ध्यान रखना। और फ्रीक्वेंसी किसके लेंगे, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये सबको पता है, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। फॉर्मूले भूल गए तो एक बार देख लेना बुक उठा के, ये सब याद होना चाहिए। पता चला इसी का यूज करवा ले किसी क्वेश्चन के अंदर और आपको फॉर्मूला याद नहीं, तो ये पता रखना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के ऊपर। अच्छा, मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, बताओ। मीडियन क्लास कैसे निकालते, देखो आपको टेबल कैसे गिवन होगी,
मान लो, चलो ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। टेबल कैसी गिवन होगी, यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल होगी, यहाँ पे एक्स आई निकालोगे, फिर उसका एफ आई निकालोगे। क्लास इंटरवल मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, so on up till 90 से 100। इसकी कुछ इनका एवरेज निकल जाएगा 5, 15, 25, 95। इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है, मान लो 1, 3, 2, so on up till मान लो कुछ गिवन है 8। ठीक है, अब बताओ इसमें करते क्या थे, जल्दी से बता दो, जल्दी बता। पहला स्टेप क्या रहता था इसमें? क्लास मीडियन कुछ निकालना होता था, वो सी सबसे पहले निकालना क्या निकालते? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले क्या निकालते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? इन सबको एडिशन करके, है ना? और फिर 4 लिखेंगे, फिर ऐसे 5 लिखेंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या निकालो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे ये बताओ मीडियन क्लास कैसे निकालते थे? n/2 करके। वेरी गुड। n को 2 से डिवाइड करते थे, कुछ ना कुछ वैल्यू, मान लो वैल्यू आई। अब सर ये देखते थे किस इंटरवल में लाई कर रही है। नहीं, CS में लाई कर रही है। क्या देखते थे? इसके जस्ट नीचे वाली टर्म हो एफ आई में देखते हैं। n/2 निकालते थे, फिर ये देखते थे कि n/2 मान लो कुछ वैल्यू आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या देखते हो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? जैसे मान लो ये वैल्यू आ रही है 28.7 समथिंग, तो इसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हो। उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है वो आपकी क्या होती है? मीडियन क्लास। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्लास 10 के नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से देख लो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। ये अगर जिसको फॉर्मूले याद नहीं है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो अपने नोट्स उठा के देख लेना 10th की बुक के, ये सब पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। The median of the 21 observation is 40. If the observation greater than the median are increased by 6, then the new median क्या होगा? ठीक है, अच्छा इसमें मिडिल टर्म कौन सा आएगा? मिडिल टर्म कौन सा आएगा? जल्दी बताओ। 11th टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जब भी ऑड होता है तो उसमें +1 डिवाइड बाय 2, +1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? 11, तो ये आपका 11th टर्म आएगा, ये आपका क्या आएगा? मिडिल टर्म। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया, पढ़ो और बताओ मीडियन में क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल दिया गया कि मिडिल टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स है उस सब में अगर मैंने 6 ऐड कर दिया, इन सब में 6 को ऐड कर दिया, तो अब मेरा नया मीडियन क्या होगा? बताओ। सेम रहेगा। सेम ही रहेगा ना, क्योंकि देखो सेम इसके है। बाद आप, हाँ, इसके बाद अगर आप टर्म्स में ऐड करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ऑर्डर तो यही रहना है ना? बोलो, सर मीडियन में कोई चेंज आएगा क्या? इन सब में 6 ऐड करने पे मीडियन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो न्यू मीडियन क्या होगा? न्यू मीडियन और ओल्ड मीडियन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो जो पहले का मीडियन है वो अभी भी मीडियन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 हमने किस में ऐड किया? मीडियन के बाद वाले टर्म्स में ऐड किया। तो अभी भी जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सीक्वेंस यही रहेगा और मिडिल टर्म अभी भी क्या रहेगा? वही है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी है। तो आपका पहले मीडियन कितना आ रहा था? 40, तो अभी भी मीडियन कितना होगा? 40। क्या है बात? सर सब में भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा ना? नहीं, आगे करेंगे तो फिर देखो सब में अगर 6 ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन अगर आगे कुछ और ऐड कर दिया फिर कुछ कर दिया, मतलब सीक्वेंस देखो यहाँ पे सेम आ रही है, सीक्वेंस तो सेम ही है। सब में भी 6 ऐड कर दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बस मिडिल टर्म क्या हो जाएगी फिर? उसमें भी क्या बन जाएगा? +6 हो जाएगा फिर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मीडियन सेम रहेगा। चलिए अगला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन पढ़ने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 5 logs of wood has an average length of 100 सेंटीमीटर। 5 वुड्स के लॉग्स थे, उनके एवरेज एज 100 सेंटीमीटर गिवन है। एवरेज लेंथ, एवरेज गिवन है, मतलब ये क्या गिवन है? बोलो। मीन गिवन है। मीन गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर। मीडियन लेंथ गिवन है, मतलब मीडियन पता है 116 सेंटीमीटर। कितने लोग, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। तो बोला व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइज ऑफ द वुड। जो सबसे शॉर्टेस्ट वुड होगा उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी पॉसिबल है ये पता करनी है। यहाँ पे मैं डेटा इस तरह से लिख देता हूँ। मानो पहला है x1, x2, x3, x4 और x5। इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया 5 वुड की लेंथ। ठीक है, इसका मीन पता है
और मीडियन पता है, मुझे पता करना जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा x1, इसकी लेंथ कितनी होगी ये पता करना है। करो ट्राई जल्दी से। ये सर सबकी हाइट एक से बढ़कर एक है, पता कैसे चला? क्या कह रहे हो? सबकी हाइट एक से बढ़कर एक है, पता कैसे चला? पता कैसे चला? मैंने अरेंज ही ऐसे किया, 5 वुड है उनको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। x1 x2 जनरल टर्म मानिए यहाँ पे। चलो बताओ क्या होगा, क्या क्या डेटा। मीडियन 116 है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? मिडिल टर्म मिडिल टर्म कौन सी होगी इसमें? x3। x3। तो आपकी मिडिल टर्म की वैल्यू आपको पता है, x3 की वैल्यू हमें पता चल गई है 116। दूसरा आपको गिवन है मीन, तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करें तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू मीन, मतलब 100। ठीक है, ये 2 डेटा गिवन है। मुझे व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकालनी, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितनी होगी ये पता करना है। ये आपका मिडिल टर्म है और ये, तो इसमें लॉजिक कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। सोचो आप, कुछ ना कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे तो तभी हमारी जाके। 4 जगह की हाइट का सम ना 384 आएगा। तो हम ऐसा देख लेते हैं कि 4 में थोड़ा बांट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे रखोगे वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दो तो चलेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, सेम भी हुआ तो भी मिडिल टर्म तो यही रहेगी, लेस देन और इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे इसको क्या रखना है, बेसिकली मुझे x1 की क्या निकालनी है? मैक्सिमम सर पॉसिबल। बाकी सारे 116 x1 वगैरह। हाँ, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो x2 x4 और x5 की वैल्यू देखो, इससे बेसिकली यहाँ पे देखो मीन कितना है आपका? 100 है। मीन लेंथ कितनी है? 100 है। और मीडियन कितना है? 116। मीडियन आ रहा है, तो मिडिल टर्म तो पता है मुझे और मीन पता है, तो बेसिकली इनका एडिशन पता है। तो देखो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा अगर उधर भेज देंगे तो ये इधर जाके हो जाएगा 5। ठीक है, अब इनकी वैल्यू में क्या रखूं ताकि इसकी वैल्यू आपकी मैक्सिमम पॉसिबल लगता है? बताओ। यही दिमाग लगाना है आपको इस क्वेश्चन में। सर देखो 96 के 4 हो जाए तो भी बात बन सकती है, पर सब में सब बराबर आएंगे। आप खुद से सोचो जो आपको लगता है। सर मोड निकाल सकते हैं, मोड निकालेंगे तो नहीं नहीं, मॉड x4 से x5। नहीं, मॉड का कोई मतलब ही नहीं है। मॉड से क्या लेना देना? आपको मीडियन के बारे में सोचना है। मीडियन दिया है, मीन दिया है। सर 84 है क्या? 84 आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। और किसी का आंसर आया? सर मुझे तो 96 लग रहा है। लग नहीं रहा है, सोच के देखो। लॉजिकली सॉल्व करो ना, आपको टाइम दे रहा हूं मैं। लॉजिकली अपने दिमाग में लॉजिक अप्लाई करो, फिर देखो क्या वो सही के गलत है। और किसी का आंसर आया? 76 आ रहा है। 76 आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं। मैं तो आंसर नहीं पता मुझे। हाँ 76 है शायद। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए
मुझे यहाँ पे बेसिकली यहाँ तक तो मैं पहुंच गया। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, मुझे x1 पता करना है, बाकी चीजें मुझे और कुछ भी गिवन नहीं है, बाकी चीजें में और कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो x1 अगर इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा ये मिनिमम ये कितना हो सकता है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोनों की, क्या रखें इनकी जगह? 116। वेरी गुड, इनकी जगह 116 रख देते हैं। इनकी जगह अगर 116 और 116 रख दिया तो देखो अब ये तीनों 116 उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, तो 500 में से 3 टाइम्स 116 कर दोगे माइनस, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, दो टर्म x1 प्लस x2 आया ना। तो ये कितना आ रहा है एक बार बताओ, 18 कितना आएगा ये बोलो, वन 152 आएगा देखो, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास क्या है, शुरू के दो लॉग होंगे, उनकी वैल्यू 152 आएगी। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों की लेंथ क्या हो, ये दोनों बराबर हो। हाँ दोनों की लेंथ क्या हो सेम, तब जाके ये क्या होगा मैक्सिमम। तो अगेन बेसिकली मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को सेम कर दिया और इन दोनों को सेम कर दिया, ताकि जाके ये मैक्सिमम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि देखो x2 तो ज्यादा होना है, ज्यादा होगा तो ये और कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम लाने के लिए दोनों को क्या कर दिया सेम। तो फाइनली x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 152/2 कितनी आएगी ये, 76 क्या आ जाएगी 76, ठीक है। काफी देखो छोटा सा क्वेश्चन था मीडियन पे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे 5 डेटा के लिए मुझे दो वैल्यू गिवन थी, अननोन 5 थे, तो बच्चे को लॉजिकली मैंने को मिडिल वैल्यू पता थी, तो लॉजिकली मैंने क्या बोला कि देखो इसके आगे वाली टर्म जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो ये वैल्यू और डिक्रीज होगी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए इन दोनों को क्या रख दिया सेम रख दिया, और फाइनली इन दोनों को सेम रख दिया, तो मेरे पास x1 आ गया, ठीक है। क्या क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लो, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। करो ट्राई एक बार, सर डी ऑप्शन। डन सर डी। ठीक, ओके। अगेन फटाफट देख लो, मीडियन ऑफ द 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टिल x9, ये 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, डिस्टिंक्ट बोला गया, ध्यान रखना। क्या बोला, इसका मीडियन आपको गिवन है 20.5, तो इसकी मिडिल टर्म क्या आएगी बच्चों, पांचवी टर्म। फिफ्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी, इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया, तो ये मिडिल टर्म आपको गिवन है 20.9। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 2, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसके बाद वाले के टर्म्स को अगर 2 से इंक्रीज कर दोगे तो मीडियन में नया मीडियन क्या होगा, सेम रहेगा। चलिए बस रिपीट हो गया, ये वाला करो। यहाँ पे क्या बोला था, मीन इन द मीडियन ऑफ द 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर इज दिस, if the 7 integer are such that their product is maximum, what is the product of the smallest and the largest। अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन, इसमें भी आपको assumption से सोचना पड़ेगा, करो ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड में आया था। The mean in the median of the 7 distinct observation is 30, mean भी 30 है, median भी 30 है। 7 ऑब्जर्वेशन है, उसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, फोर्थ। ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म फोर्थ टर्म है, तो ये मिडिल टर्म मीडियन कितने गिवन है 30, और मीन भी 30 है, तो मीडियन भी 30 है, मीन भी 30 है, तो मीन भी कभी कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। अब कंडीशंस अप्लाई करो। सर ई ऑप्शन आना चाहिए ना। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट बोला गया है, ठीक है ना, इस बार सेम नहीं है, पिछली बार तक मैंने सेम रखा, सारे डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हाँ कोई कुछ कह रहा था क्या,
7 इंटीजर आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट जो है ये मैक्सिमम हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो। देन द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, मतलब मुझे पूछा क्या क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर का प्रोडक्ट x1 इंटू x7 की वैल्यू पूछी गई। कैसे यूज करें इसका, इस गिवन डेटा का? मैक्सिमम प्रोडक्ट भी तो हमारे शायद तभी आते हैं जब दोनों सेम होते हैं। सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्लियरली बोल दिया कि डिस्टिंक्ट है। तो उस केस को छोड़ के जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल केस हो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो अपन वो पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते, कितने भी नंबर हो सकते हैं वो तो। इस डेटा का यूज कैसे करो ये सोचो, इसको देख के आपको क्या याद आना चाहिए कुछ ना कुछ। सर AMGM इनइक्वालिटी। वेरी गुड। प्रोडक्ट में दिया हुआ है और सम मेरे पास दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट सम दिया और मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहे। मैंने आपको ऑलरेडी उस दिन रटाया था कि जब भी ऐसी चीजें प्रोडक्ट में गिवन हो, सम में गिवन हो, मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो क्या अप्लाई करोगे? एम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, आया ना? ये जो होता है ना, ये कभी भी बोल के नहीं आएगा कि मुझे अप्लाई करो, ये तुम्हें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। और जिस क्वेश्चन में एम जी अप्लाई होगा वो सबसे आसान होगा, मतलब उसको उससे से करोगे तो आसान होगा, नहीं तो बहुत टफ जाएगा। तो इसका अर्थमेटिक मीन ऑलरेडी पता ही आपको, समेशन वही x1 plus x2 plus x3 up till x7 upon 7 अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है बोलो? प्रोडक्ट की पावर 1/7। हाँ, इन सबका प्रोडक्ट की पावर 1/7। वेरी गुड, ठीक है। 30 की पावर 7 आ रहा है। क्या कह रहे हो? 30 की पावर 7 आ रहा है। 30 की पावर 7 तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है। ये यहां तक समझ में आया सबको? बोलो। तो ये 30 दिस, अच्छा ये कह रहे थे क्या 30 की पावर 7? अच्छा ऑप्शन डी आंसर है क्या? आंसर देखते हैं क्या आएगा। तो बेसिकली ये 7 उधर चल जाएगा, तो दिस लेस देन इक्वल टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ये खुद हो जाएगी, आया ना? इक्वल टू 30 की पावर 7, क्योंकि मैक्सिमम लेना है तो लेस देन और इक्वल टू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने ये ले ली 30 की पावर 7। यहां तक समझ में आया सबको? अब इसमें हमको एक चीज और गिवन है कि मिडिल टर्म 30 है। मिडिल टर्म कितनी गिवन है? 30, और हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। इसमें अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना? तो देखो अब क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया डेटा, एक मिनट जगह नहीं बची, बताओ इसके बाद कर लिया सवाल आज में? इसको यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं अपने पास। देखो यहाँ पे जो गिवन डेटा था, सबसे पहली चीज तो यही थी कि आप एएमजीएम अप्लाई करो, पहला लॉजिक तो यही लगना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। x4 मेरा कितना है 30 इंटू x5 इंटू x6 इंटू x7। इन सबका प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ गया? 30 की पावर 7, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुटअप करनी है, अब लॉजिक लगाना पड़ेगा। सब डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 30 है, तो इन बच्चे को क्या रखें? इसके आगे वाले को 31 33 आगे वाले रख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर है तो छोटा से छोटा, इसको क्या रख ले? 31, आया ना? 33 और पहले वाले को 29, इसको रख देंगे 29 और इसको क्या रख देंगे? 28, 27 बस 27 सब थोड़ी रख देंगे, निकालोगे क्या फिर सब रख दोगे तो। फिर मुझे प्रोडक्ट किसका चाहिए था? x1 इंटू x7 का, तो क्या है यहाँ से x1 इंटू x7 का प्रोडक्ट आ जाएगा, आया ना? यस सर। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आ गया आप। इससे आंसर कितना आ रहा था? हमने पहले निकाला एएमजीएम वाली लॉजिक से सर, उसमें जो आया कि 30 की पावर 7 से सर वो चीज बड़ी या छोटी, वो मतलब लेस देन और इक्वल टू होगी, तो लेस वाला उसमें इक्वल वाला उतने हो जाएगा 30 की पावर 7 वाला। आप आंसर भी नहीं कह सकते। क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, यही तो समझाया मैंने। ये इनइक्वालिटी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये लेस देन इक्वल टू दिस आएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? यही होगी ना? क्वेश्चन में पढ़ो, ये क्या बोला? प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम तो आप यही लोगे ना? हाँ सर। तो फिर इस प्रोडक्ट को ये ले लिया, बस वैल्यू पुट अप कर दी। डिस्टिंक्ट इंटीजर बोले, पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी ओलंपियाड में आया। पढ़ो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, एक्चुअली क्वेश्चन अलग अलग जगह से निकाले इसलिए वहां से जो क्रॉप करा इसलिए ब्लर आ रहा है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू
sorry, the smallest possible value of range of 7 values given that their mean is 12 and median is 9. 7 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दिया हुआ है 12, मीडियन दिया हुआ है 9. रेंज सर ये तो भाई बार लॉग वाला हो। हाँ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मुझे पहले. रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी डेटा का? जैसे मान लो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, हाँ, x1 x2 मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, x1 x2 x3 अप टिल मान लो x7 है, तो इसका मीन क्या आएगा बताओ, सॉरी इसके रेंज क्या आएगा? किसी भी डेटा का रेंज कैसे निकालते हैं? जल्दी बोलो, वापस बोलो. x7 माइनस x1। हाँ, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू आपका क्या आता है? रेंज आता था. इसी की वैल्यू आपको निकालनी, इसकी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू. इसकी क्या निकालनी? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू. तो बताओ क्या लॉजिक लगेगा? अगेन सेम लॉजिक लग जाएगा, है ना? मिडिल टर्म क्या आएगा? फोर्थ टर्म. मिडिल टर्म आपको कितना गिवन है? कितना गिवन है? 9. मिडिल टर्म कितना गिवन है? 9. और आपको क्या निकालना है? मीन गिवन है. क्या गिवन है? मीन. चलो एक बार खुद से ट्राई करो, बताओ फाइनल आंसर क्या है. अब इस बार दिमाग खुद का लगाओ. ये लास्ट क्वेश्चन है बस इस वैरायटी का, इसमें खुद का दिमाग लगाओ, बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा. 7 आ रहा है क्या? देखते हैं, चेक करना पड़ेगा. एक्चुअली आंसर की मैंने लिखी नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रुको. बाकी लोग भी निकालो. सेम लॉजिक लगा लो, इस बार कोई डिस्टिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है. हाँ 7 है. सेम लॉजिक लगाओ जल्दी से बच्चों. इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से. चलो ठीक है, फटाफट सॉल्व करो. तो अगेन देखो वही टाइप हम अप्लाई करें तीनों टाइप के क्वेश्चन में. यहाँ पे मैं डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7. ठीक है, इसमें मिडिल टर्म मुझे पता ही है, मीडियन क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है. एक सेकंड, पेन क्यों नहीं छोड़ा. हाँ ठीक है, मिडिल टर्म हमको कितना गिवन है? मीडियन इसका 9. ठीक है, 9. अब लॉजिकल क्या होगा? देखो ये सब क्या है? ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, सबको मुझे पता ही नहीं था. हम क्या करेंगे? इन तीनों को क्या रख देंगे? सेम रख देंगे, है ना? और इसके बाद वाले को क्या रख देंगे? सेम. ये यहाँ पे डिस्टिंग तो कुछ बोला ही नहीं है. मैक्सिमम मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी तो इनको क्या रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा. अब दूसरा मीन गिवन है, तो मीन क्या होता है? इन सबका सम. यस सर। इन सबका सम डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 12. तो 12 इंटू 7 हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर इन तीनों को सेम रख देंगे और इन तीनों को सेम रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x1 प्लस 9 प्लस 3 टाइम्स x7 इक्वल टू समथिंग. ये कितना आ जाएगा? 84. ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस x7 की वैल्यू आ जाएगी. कितनी आ रही थी बताओ? बताओ. 25. हाँ, लेकिन मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू. तो अब क्या करें? देखो ये तो 9 है, ये क्या है? 9. तो x1 को भी क्या मान लिया? देखो ये सब बराबर है, अगर इसको भी बराबर मान लिया, x1 को भी अगर क्या मान लिया? 9 मान लिया, है ना? समझ में आ रहा है? ये स्मॉलेस्ट निकालना. अगर x1 को 9 मान ले तो क्या हो जाएगा? x7 कितना आ जाएगा? यहाँ से 9 उधर जाके माइनस होगा तो बताओ. 16. हाँ, x7 कितना आ जाएगा? 16. तो x7 पता चल गया, x9 पता चल गया. अब इन दोनों का डिफरेंस 16 माइनस 7 कितना होगा? 16 माइनस 9 कितना होगा? 9. 7 आएगा ना. 16 माइनस 9 कितना आ रहा है? सर 9. अच्छा 9 है, वही मैं सोचू क्या गड़बड़ हुई. 7 आएगा. ठीक है,
16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? सर एक सेकंड, x1 को हमने 9 क्यों रखा है? देखो एक ना एक वैल्यू तो प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो ये इसकी मिडिल टर्म ये है, तो ये जैसे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, Yes, sir. तो इन सबको हमने क्या मान लिया 9 9 9 ही मान लेते हैं। इसके आगे का तो पता नहीं मुझे, आगे बढ़ सकती है कम हो सकती है। ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट निकालना तो सबसे मैक्सिमम माइनस करेंगे। ऐसा सोचो, अगर स्मॉलेस्ट इसकी वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस करोगे, तो x1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 9 ही होगी, आया ना? यस सर। x1 की मैक्सिमम कितना होगा 9 होगा। स्मॉलेस्ट चाहिए ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट चाहिए तो मतलब इसमें से ज्यादा सब्सट्रैक्ट और ये ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 9 के बराबर, इसलिए इसको क्या मान लिया 9, तो वहां से x7 आ गया और फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया। क्लियर है? बोलो x7 16 कैसे क्या कह रहे हो? x7 16 कैसे किया इसने? ये x1 को हमने 9 माना, तो ये 9 उधर जाके माइनस हो, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब तो इसमें मेंस के थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए थे। द मीन एंड द मीडियन ऑफ द 10 नंबर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर आर दिस एंड दिस, तो y और x बताओ, ये आसान है, आप कर लोगे खुद से। ठीक है ना? मॉड क्या होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आता है वो मॉड होता है। ठीक है, और इसका ये वो अगर कंटिन्यूस टेबल है तो उसका ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, तो ये आप खुद से एक बार देख लेना, ये सब पता है ना आपको? ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं जाऊंगा मैं, ये सब चीजें होती है। अच्छा, तीनों में रिलेशन भी होता है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन फॉर अ सिमेट्रिकल और मॉडरेटली स्क्यूड डेटा। ठीक है, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन मतलब सिमेट्रिकल डेटा हो और मॉडरेटली स्क्यूड हो। इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, मॉडरेटली स्क्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन बस ये फिलहाल के लिए अभी ये रिलेशन याद रख लेना, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, चलिए फिर ये आपको बेसिक फॉर्मूला है, ये आपके मेन से क्वेश्चन है जो 2013-12 और इसके मीडियन रेंज के, मीडियन डेटा के, सारे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट डिस्पर्जन है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको जो समझाया? बोलो। यस सर। ये मेंस के क्वेश्चन में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेंस के वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछली बार जेईई मेंस के क्रैश कोर्स में लिए थे, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए होंगे। ठीक है, जेईई मेंस में आपको जो स्टैटिस्टिक्स का मैंने वन शॉट वीडियो आपको करवाया था, वन शॉट वाला, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वही है, वो सारे बेसिक क्वेश्चन उस समय मैंने करा दिए थे आपको। तो मेन आपको जो मुझे क्वेश्चन एक जो आज करा है अपन, उसमें थोड़ा बहुत केवीपीवाई और बेसिक के इंक्लूड थे कि मीन मीडियन पे छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्जन या डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और ये सारी चीजें। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, और इसके अलावा मीन मीडियन मोड पे थोड़े बहुत और अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी पहला लेक्चर बेसिक लेना था ताकि आपको फॉर्मूले सब याद हो जाए, तो जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो घर जाके अब रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें मिक्स हो जाएगी। ठीक है, मीन मीडियन मोड की सारे तरह के अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हम करेंगे, और इसके बाद ये सब डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और ये सब पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो आज मैं रात को ही क्लास आपकी ले लूंगा, जैसे अभी 6 बज रही है ना, तो 9 से 10 1 घंटे की क्लास ले लूंगा। क्लियर है? तो मैं मैसेज इसके क्वेश्चन भेज देना अगर आपके पास अच्छे वाले। क्वेश्चन यार बनाए नहीं अभी मैंने, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कहीं से, अगर मेरे को मिल जाएंगे तो अभी मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, जी सर, देख लेना। ओके। बाकी आप तब तक ये बेसिक फॉर्मूला और ये सब चीजें रिवाइज कर लेना अगली क्लास के पहले, जिसको याद नहीं है। ठीक है, यस सर। आज के ये लेक्चर समझ में आया आज का आपको? यस सर। ठीक है। यस सर।